नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभम सानू और आप देख रहे हैं सिंध न्यूज। दोस्तों, कल हमने इंडिया और नेपाल के संबंधों को आपके सामने रखा था, लेकिन आज हम भारत और चीन के रिश्तों की बात करने जा रहे हैं। एलएसी पर भारत और चीन दोनों आमने सामने खड़ा है। अड़ियल चीन के रुख को देखते हुए भारतीय सेना समूचे एलएसी पर चौकसी बरत रही है और चीन के किसी भी गुस्ताखी का करारा जवाब देने के लिए भारतीय फौज पूरी तरह से तैयार है। लेकिन हमारे और आपके मन में भारत और चीन को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिसका सही जवाब मिलना मुश्किल है। तो इसलिए चलते हैं, हम आज आपको भारत और चीन के रिश्तों की बारीकियों को समझने के लिए एक एक्सक्लूसिव टेलीफोनिक इंटरव्यू करने जा रहे हैं, जिससे सुनने के बाद भारत और चीन को लेकर आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं ना, उनका जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए सुनाते हैं वो विशेष बातचीत। लेकिन इससे पहले भारत चीन के मौजूदा हालात पर हमारे विश्लेषक का ये छोटा सा वीडियो देखते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव कुमार दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में राजनीतिक अध्ययन विभाग में सहायक प्राध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। मैं सिंध न्यूज़ के पूरे टीम को और दर्शकों को इसके लिए साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे भारत और चीन के बीच के हाल के घटनाक्रम और चीन के आक्रामक रवैये के कारण जो नई परिस्थितियां पैदा हुई है उस पर बात करने के लिए बुलाया। वस्तुतः चीन एक ऐसी पहेली के रूप में भारत के सामने आया है जिसको सुलझाना ठीक वैसा ही मुश्किल आज भी है जैसा पहले था। जहां एक और विश्व एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, वहीं चीन अपने भू राजनीतिक हितों को साधने के लिए भारत के जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसके आसपास तनाव का माहौल बना रहा है। तो आगे हम इस पर बातचीत करते हैं। पीछे क्या कूटनीतिक कारण हो सकते हैं? जैसा कि आपको पता है कि चीन एक ऐसा देश है जो अभी कोरोना महामारी से भी जूझ रहा है। तो पहला तो चीन की ओर से ये कूटनीतिक कारण ये हो सकता है कि वो इस विवाद के माध्यम से दुनिया का ध्यान जो मूल कोरोना वायरस है उससे हटाना चाहता है जी। साथ ही साथ वो ये भी चाहता है कि इस समय जब भारत भी ये जूझ रहा है तो वो जो उसका क्लेम है, ये जो उसका हमेशा विस्तारवादी नीति रहा है, उसको भारत की ओर फैलाने का भी एक उद्देश्य चीन का हो सकता है जी। जहाँ तक भारत की ओर से रिस्पांस की बात कहें तो मुझे लगता है कि एक बात हमेशा ध्यान देने की जरूरत है जी। कि चीन का आकलन हमेशा सही से होते रहना चाहिए, इसलिए क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। वो चाहे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में उसका व्यवहार हो या अपने आसपास के देशों पर की ओर जो उसका व्यवहार रहा है, इसको देखते हुए और जो उसके कथनी और करनी में हमेशा भेद रहा है जी। इसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत को हमेशा चीन की ओर से ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जो भारत शायद जिस रूप से अभी रहा इस काल में, उससे ज्यादा मोबिलाइजेशन हो सकता था या फिर आकलन किया जा सकता था चीन का। जी। भारत चीन विवाद के बीच जापान में चीन के विरुद्ध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें तिब्बत की स्वतंत्रता की मांग चल रही है। भारत का स्टैंड भी तिब्बत की स्वतंत्रता के साथ है। इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो पता ही होगा कि तिब्बत जो है वो एक बफर स्टेट था, जो कि ब्रिटिश
और चीन के बीच में रखा गया था। आज जो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भारत और चीन में हो रहा है, जो सीमा विवाद हो रहा है, इसका एक कारण है कि तिब्बत चीन के ने तिब्बत को कंट्रोल में कर लिया, नियंत्रण में कर लिया। और हाल में 2000 के दशक के प्रारंभ में भारत ने तिब्बत को चीन का एक अंग स्वीकार कर लिया। हालांकि उसका एक कारण था कि उस समय सिक्किम को चीन नहीं मानता था और तिब्बत को नहीं मानते थे, तो एक अदला बदली का एक तरह का एक समझौता हुआ जी। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये समय है जब भारत को भी तिब्बत की ओर ज्यादा आक्रामक होने की जरूरत है और इस डिसीजन को कि चीन का हिस्सा तिब्बत है, इसको न मान के भारत को फिर ये रिव्यू करने की जरूरत है कि तिब्बत को एक स्वतंत्र देश के रूप में भारत माने और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फोरम्स पे, विभिन्न जगहों पर उसको सपोर्ट करे। यदि आवश्यकता पड़े तो भारत में चीन के विरोध में यदि तिब्बत के फ्रीडम का आंदोलन हो रहा हो तो उसको भी भारत जगह दे, क्योंकि एक तरह से मीडिया के द्वारा और अन्य माध्यम से ये विश्व समुदाय में ये इम्प्रेशन जाना चाहिए कि चीन का हिस्सा तिब्बत नहीं है, तिब्बत ने उसको ऑक्युपाई कर रखा है। जी। क्या भारत को अपने विदेश नीति में बदलाव करने की जरूरत है? अगर हाँ, तो हमें अपने विदेश नीति में वो कौन से बदलाव करने होंगे? मुझे तो लगता है कि वैसे विदेश नीति एक ऐसा मुद्दा है जो कि एक निरंतरता उसमें होती है और भारत के विदेश नीति में एक निरंतरता है, चली आ रही है बहुत पहले से भी। कुछ परिवर्तन आए हैं, जैसे हाल के दशक में हम देखें कि जो डायस्पोरा है, बाहर में रहने वाले लोग हैं, उनमें इंडिया ज्यादा एक्टिवली उसको एंगेज कर रहा है। या मोदी जी का जो हाल का सोलर पर जो अंतर्राष्ट्रीय एक समूह बनाने का और उस पर जो नेतृत्व है, ये सब चीजें तो है। लेकिन यदि हम देखें तो चीन के संबंध में मुझे लगता है भारत को ज्यादा यथार्थवादी होने की जरूरत है। जी। भारत को दो तरह की विदेश नीति की आवश्यकता है, एक सारे देशों को एक तरफ लेके चले और चीन की ओर इसकी विदेश नीति जो होना चाहिए वो एक अलग दृष्टि से होना चाहिए। चीन भी भारत को एक अलग दृष्टि से देखता है, ये हमें नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि यदि हम आज के दिन में देखें तो चीन धीरे धीरे अपने सारे पड़ोसियों से जो उसका स्थलीय विवाद था उसको वो करीब करीब समाधान कर चुका है। लेकिन एक दो ही मात्र देश है जिसके साथ उसके विवाद नहीं सुलझ रहे हैं और गहरा ही रहे हैं। एक भारत है और दूसरा है हमारा भूटान, जो कि भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका रहा है। तो जब भारत को चीन एक अलग दृष्टि से देख रहा है तो भारत को भी की अभी आवश्यकता है, भारत को भी आवश्यकता है कि वो चीन को के लिए एक विशेष दृष्टि से देखे और चीन के ओर कभी भी एक हम ये नहीं समझ सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में सहयोग के लिए योग्य एक देश है, क्योंकि हमेशा भारत के साथ चीन का टकराव होना है। और अभी जो एक स्थिति है जब चीन का शक्ति बहुत तेजी से बढ़ा है पिछले 20 सालों में, तो वो चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में अपना वर्चस्व बनाए रखे और भारत उसके लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, क्योंकि भारत का भी क्लेम इस एरिया में है, भारत भी यहीं पर है। इसीलिए मुझे लगता है कि चीन के साथ भारत के विदेश नीति को ज्यादा यथार्थवादी करने की जरूरत है और साथ ही साथ जो चीन के आसपास लगे हुए ज्यादा मजबूत देश हैं, जैसे कि दक्षिण कोरिया, जापान, वियतनाम या फिर ताइवान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन सब से चीन का विवाद है और चीन इन सबको भी बुली कर रहा है। तो भारत इन सब देशों को के ओर इंगेज करे इनको ज्यादा और चीन के ओर एकदम ही यथार्थवादी नीति रखे कि एकदम ही विजिलेंट रहे और जो जरूरत है राष्ट्रीय हित में आवश्यकता है उसके लिए एकदम ही डायनेमिक पॉलिसी बनाए रखने की जरूरत है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि हाल के कुछ दिनों में चीन एक लंबे टाइम तक सहयोगी भारत का रह सकता है। जी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कहना था कि हम अपने पड़ोसियों को बदल नहीं सकते, लेकिन अगर हमारे पड़ोसी चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं तो इनसे हम अपने हितों की रक्षा कैसे करनी चाहिए? सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि चीन के और पाकिस्तान को, मुझे लगता है दोनों को एक अलग अलग दृष्टि से हमें देखने की जरूरत है। है ना। चीन भी रहा है हमेशा भारत के लिए एक समस्या
पाकिस्तान तो रहा ही है, लगातार रहा है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति अभी वो नहीं है जो कभी हुआ करती थी, जब उसको अमेरिका का समर्थन था या फिर उसका सैनिक जो था वो बहुत ज्यादा मजबूत एक स्थिति में था। अभी पाकिस्तान की स्थिति बहुत ही खराब है, और एक ढंग से कहा जाए तो उसका जो आंतरिक चीज है वो बहुत ही मुश्किल संभालना उसको हो रहा है, और इसका प्रभाव भारत में भी पड़ रहा है। इनडायरेक्टली आप देखें तो आतंकवाद का प्रभाव, आतंकवादियों का घुसना और ये सारा सपोर्ट, यदि स्टेबल पाकिस्तान हो और प्रजातांत्रिक पाकिस्तान हो तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ये समस्या है कि वो स्टेबल नहीं, वो डिसइंटीग्रेशन की ओर जा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है, धीरे धीरे वो चीन के गोद में बैठता चला जा रहा है जी। तो भारत को पाकिस्तान की ओर ज्यादा सहानुभूति पूर्वक और संवेदनशील तरह से देखने की जरूरत है, और जरूरत पड़े तो भारत को एक स्टेप आगे जाके पाकिस्तान को एंगेज करने की भी जरूरत है। लेकिन हाँ, एक चीज है जिसमें दोनों कॉमन है, और वो है कि दोनों में जो मिलिट्री का इंटरवेंशन है वो बहुत ज्यादा है, और इसलिए कहीं न कहीं ये दोनों समस्याएं बढ़ती जा रही है। और तो ऑब्वियसली इस संदर्भ में हमें भी मिलिट्री रूप से हमेशा आकलन करते रहना चाहिए। पाकिस्तान से हम तो आगे हैं, चीन के साथ हमें सापेक्षिक रूप से हमेशा अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए, और उस हिसाब से अपनी नीतियों को परिवर्तित करते रहना चाहिए, डायनेमिक रूप से हमें उसे देखना चाहिए। लेकिन हाँ, चीन और पाकिस्तान को हम एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं, दोनों की ओर एक अलग अलग तरह के दृष्टिकोण देखने की जरूरत है जी। चीन के सामानों का सीधे तौर पर बहिष्कार करना भारत के लिए कितना मुश्किल है? सही ढंग से देखें तो मुश्किल तो है, क्योंकि पिछले 15 साल में जब, या थोड़ा सा और ज्यादा जाए तो 16, 17, 18 साल में जब से चीन WTO का मेंबर बना, विश्व व्यापार संगठन का, तो उसके बाद से चीन WTO का बहुत ही सेलेक्टिव उपयोग किया अपने लिए। उसने जहाँ WTO के माध्यम से दूसरे देशों में घुसा, लेकिन अपने देश की सीमाओं को वो हमेशा नियंत्रित रखा, और इसका परिणाम ये हुआ कि धीरे धीरे वो दूसरे देशों में घुसता चला गया। भारत में भी अभी स्थिति वही है, जहाँ पर कि लगातार $50 बिलियन से ज्यादा उसका ट्रेड डेफिसिट, भारत उसके जो व्यापार संतुलन है वो चीन के फेवर में है। तो लेकिन ये मुश्किल तो है, क्योंकि जो कंपोनेंट्स हम लोग लेते हैं, ICT का हो या फिर दवाई के लिए जो कच्चा माल हो, वो चीन से हम प्राप्त करते हैं जी। तो ये सब उतना आसान नहीं होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि यदि हम हर एक प्रोडक्ट वाइज हम कंपैरिजन करें और धीरे धीरे हम विकल्पों का तलाश करें तो ये संभव है, ये मुश्किल नहीं है कि इन चीजों में हो जाए। ये तो हम याद करते हैं कि आज से 15-20 साल पहले ये कहा जाता था, इवन चीन के राष्ट्रपति ने ही कहा था कि हमें जो है भारत का, चीन का हार्डवेयर और भारत का सॉफ्टवेयर मिल के पूरे दुनिया में हम लोग रूल कर सकते हैं और हम लोग डोमिनेट कर सकते हैं जी। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेंड अभी हाल में है कि इवन सॉफ्टवेयर फील्ड में भी चीन हमसे आगे निकल रहा है, और कई ऐसे एप्स हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स हैं जिसमें चीन हमें पीछे छोड़ रहा है। ये एक दुखद टेंडेंसी है। तो मुझे लगता है कि इस चीजों के लिए हम यदि प्रोडक्ट वाइज एनालिसिस करें और धीरे धीरे हम विकल्पों का तलाश करें, जैसे मान लें कि दवा के क्षेत्र में कच्चे मालों या और क्षेत्रों में जो चीजें हम चीन से लेते हैं उसका विकल्प बीच में और क्षेत्रों में देखें, मिले तो ले सकते हैं। और उसमें जैसा मैंने पहले कहा कि कुछ चीजें तो हम चीन के पड़ोसियों से ले सकते हैं, क्योंकि ताइवान हो गया, जापान हो गया, ये सब भी टेक्नोलॉजिकली, साउथ कोरिया हो गया, ये सब टेक्नोलॉजिकली बहुत डेवलप्ड है। तो हम उन चीजों में, उन क्षेत्रों से विकल्प की ओर देखें, क्योंकि कहीं न कहीं इन देशों का मजबूत होना भारत के लिए भी ठीक है, क्योंकि चीन से उनकी भी बहुत अच्छी नहीं निभती है। तो वो यदि मजबूत होंगे तो दूसरे फ्रंट पर चीन को वो एक चुनौती मिलते रहेगा, तो भारत की ओर से उसका ध्यान उधर भी जाएगा। तो इसलिए इन देशों के साथ भारत अपने संबंध को अच्छा कर सकता है और कुछ चीजों पर उनके साथ अपने उत्पादों को ले सकता है या उनकी सेवाओं को ले सकता है। लेकिन जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसके लिए भारत को और देशों में, जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका या और अन्य क्षेत्रों में, सेंट्रल एशिया, इन क्षेत्रों में, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे देशों से हमें चाहिए कि
वो कच्चे माल और चीजें प्राप्त करे, और जिससे कि चीन पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो। एक झटके से नहीं हो सकता, लेकिन हम स्ट्रेटेजिकली कर सकते हैं कि पहले उन क्षेत्रों का उन पर हम करें जिसका कि ज्यादा शेयर चीन का है। फिर धीरे 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 हम इसके लिए एक प्रॉपर रिसर्च करने की जरूरत है कि हर एक प्रोडक्ट वाइज रिसर्च करें कि किसका हम कहाँ से विकल्प ले सकते हैं, तो संभव है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी चीन जिस ढंग से पिछले 15-20 सालों में कंट्रोल किया है भारत के अर्थव्यवस्था पे, तो उसका एक झटके से तो सब सारे क्षेत्र में खत्म नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, लोगों में उसके लिए फैला के और सरकार के द्वारा यदि हम करें तो संभव है इसके लिए, लेकिन एक प्रयास करना पड़ेगा। केवल वो कथनी करने में अंतर वाला नहीं, बल्कि सीरियस प्रयास करना पड़ेगा। जी, अमेरिका चीन को घेरने के लिए अपनी सैन्य ताकत को इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ा रहा है, इससे कितना फायदा होगा? ऑब्वियसली फायदा होगा। देखिए, सिंपल ढंग से देखें तो जो डिफेंस का यदि हम कंपैरिजन करें तो हम पाएंगे कि कहीं न कहीं चीन भारत पर थोड़ा भी दिखता है। लेकिन यदि अमेरिका, जिसका कि जो कि अभी भी विश्व की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है, यदि हम पूरा विश्व के सैन्य शक्ति को मिला दें तो अमेरिका की सैन्य शक्ति करीब करीब उसके बराबर पड़ेगी। तो ऑब्वियसली यदि अमेरिका वहां पर आ रहा है तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भारत का इंटरेस्ट इंडो पैसिफिक में बहुत ज्यादा है। और जैसा मैंने कहा कि विकल्प भी यदि चीन के आसपास ही है तो भारत का उस क्षेत्र में जरूर व्यापार भी होगा, जो जिसको सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं, समुद्री रास्ता भी उससे खुला होगा। तो और जिस ढंग से अमेरिका आ रहा है उस एरिया में, तो उसमें देख सकते हैं कि वो मेनली पैसिफिक ओशन जो है, प्रशांत महासागर है, उसके आसपास के क्षेत्र में वो ज्यादा आ रहा है। तो एक पूरकता का रोल हो सकता है कि भारत जो है वो इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में कस्टोडियन रहे, और ऑस्ट्रेलिया जो अमेरिका है वो वहाँ पे कस्टोडियन रहे, और उसके साथ जो लाइक माइंडेड कंट्री हैं जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, और इनके साथ मिलके एक सामूहिक रूप से एक साथ रहें, क्योंकि सबको चीन से सबको थ्रेट है। तो ऑब्वियसली ये भारत के लिए अच्छा बात है कि अमेरिका वहाँ आ रहा है। हालांकि हाँ, ये हमेशा भारत को ध्यान देना चाहिए, जो भारत करते भी रहा है, कि इसका जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, मतलब अपनी नीति में लेने की क्षमता जो होनी चाहिए, वो अमेरिका के द्वारा प्रभावित न हो जाए, अमेरिका के गोद में हम न बैठ जाए, बल्कि केवल हम ये ध्यान रखें कि कैसे हम अपने राष्ट्रीय हितों को अच्छे रूप से सॉल्व कर सकते हैं। मौजूदा हालात में रूस अपने स्टैंड को लेकर खुलकर सामने अब तक नहीं आया है। क्या वह डिप्लोमेटिक स्तर से ही भारत का साथ देगा? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है आज के दिन में। एक जमाना था 70 का दशक, जब चीन और फिर जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो सोवियत यूनियन हमारा एक साथी था। लेकिन धीरे धीरे सोवियत यूनियन के बाद रसिया बिना, रूस के प्रधानमंत्री भी आए, कुछ लोग भारत से नीति दूर गई। फिर अभी जो पुतिन का सरकार है वहाँ पर, उसकी भी नीति थोड़ा सा चाइना फ्रेंडली ज्यादा लग रहा है। इवन हाल में पाकिस्तान के साथ भी उसका सैन्य एलाई हुआ है, मतलब एक डिफेंस डील टाइप का कुछ हो रहा है। तो इस तरह का जो हम देख रहे हैं, तो एक ये मुझे लगता है कि भारत का एक ढंग से देखा जाए तो कूटनीतिक रूप से थोड़ा और ज्यादा एंगेज करने की जरूरत है रूस को, इसलिए क्योंकि रूस हमेशा हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। हाल में ये थोड़ा सा एक न्यूट्रल हुआ, इसका एक कारण भी हो सकता है कि भारत अमेरिका के साथ गया है तो उसके रिस्पॉन्स में रूस आया है। लेकिन रूस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, अभी भी तकनीकी और सैन्य रूप से वो बहुत ही मजबूत देश है, और जहाँ पर वहाँ पर संसाधनों का खोज हुआ है उसके बाद रूस का महत्व और बढ़ गया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए रूस को एंगेज करने की जरूरत है, भारत को और एक्टिवली। लेकिन आज के डेट में जो मुझे लग रहा है कि रूस भारत का साथ शायद न दे, वो एक न्यूट्रल स्टेटस बनाए रखेगा। जी, संप्रभुता को कायम रखते हुए पूरे एशिया क्षेत्र में शांति के क्या मार्ग हो सकते हैं? शांति का मार्ग सबसे एक यदि लाइन में हम इसको कहें तो शांति का सबसे महत्वपूर्ण तो रास्ता यही है कि पाकिस्तान, चीन का जो है वो एकाधिकार या जिसको हेजमनी कहते हैं, वो इस एशिया में न बने, क्योंकि एशिया में चीन का एकाधिकार बनना
ये अशांति का ही अशांति है, क्योंकि कहीं न कहीं चीन का जो रास्ता है वो ज्यादा आक्रामक, हिंसक और जो है विस्तारवादी है। इसलिए चीन को के प्रभाव को सीमित करना ये एक बहुत बड़ा रास्ता है एशिया में शांति बनाए रखने का। और इसके लिए जैसा मैंने कहा कि भारत को चाहिए कि कई लेवल पे काम करे जी। अपने अंदर से मजबूती बनाए, साथ ही साथ और देशों का के साथ सहयोग करे जो अपने एंगेजमेंट को बढ़ाए, और चीन के जो घोर प्रतिद्वंदी अभी के डेट में है उनके साथ संबंध को बनाए, जिससे कि चीन का वो स्टेटस न हो पाए कि वो एकदम ही लीड करने लगे। जैसे एक ऐसा सिनेरियो एशिया में होने की जरूरत है जहां पर कि कई सारे शक्ति हो, भारत भी हो, चीन भी हो, जापान भी हो, तो इन सारे शक्तियों को जब बनाए रखा जाएगा तभी जो है चीन के एकाधिकार को चुनौती दिया जा पाएगा, और तभी जो है एशिया में शांति रह सकता है। जी। अगर युद्ध हुआ तो भारत उसके लिए कितना तैयार है? क्या हम युद्ध के परिणामों को झेलने के लिए तैयार हैं? देखिए, युद्ध का परिणाम तो हमेशा विभत्स होता है। परिणाम चाहे युद्ध होगा तो परिणाम तो हमेशा दोनों देश के लिए घातक ही होगा जी। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि क्या चीन भारत को हराएगा नहीं हराएगा, ये एक बहुत ही मुश्किल प्रश्न है। लेकिन फिर भी जो मुझे लगता है एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के छात्र के रूप में कि चीन का यदि देखें एब्सोल्यूट टर्म में, निरपेक्ष संदर्भ में, तो चीन करीब करीब सैन्य शक्ति में भारत से बहुत आगे है, चाहे उसका डिफेंस एक्सपेंडिचर हो, चाहे मिलिट्री का स्ट्रेंथ हो, चाहे और सारे इक्विपमेंट्स हो। लेकिन केवल निरपेक्ष संदर्भ में हम इसको डील नहीं कर सकते हैं। जी। मुझे लगता है कि भारत की सीमाएं यदि 14,000 किलोमीटर में फैला हुआ है, जी। चीन की सीमाएं जो है उससे बहुत ज्यादा है, 22,000 के आसपास किलोमीटर के आसपास उसकी सीमाएं हैं। जी। तो चीन को केवल भारत की ओर नहीं ध्यान देना है, जहां तक उसने दुश्मनी हर एक ओर खड़ा कर रखा है तो उसको पूरा सैन्य शक्ति वो भारत की ओर मोबिलाइज नहीं कर सकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि भारत का पलड़ा भारी भी रह सकता है युद्ध यदि हुआ। इसका एक कारण ये भी मुझे लगता है कि क्योंकि भारत जो है अनवरत युद्ध झेल रहा है, चाहे आतंकवाद के खिलाफ युद्ध हो, चाहे पाकिस्तान से युद्ध हो, चाहे चीन से युद्ध। जी। चीन जो है कि सेना एक ऐसी सेना है जो टेस्टेड नहीं है। जी। उसका जो है वो युद्ध का बस भारत से युद्ध के बाद उसका कोई वैसा युद्ध नहीं हुआ है जिससे ये सही में आकलन किया जा पाए कि चीन का स्थिति क्या है। और 1962 के बाद भारत की स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है और इसके सैन्य और जगहों से जो कॉपरेशन है, या फिर हालांकि फिर भी भारत को ये ध्यान देना चाहिए कि अपनी सैन्य तकनीक को, उपकरण को ले, लेकिन फिर भी निर्यात, जैसे इजराइल के साथ हमारा संबंध रहा, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ, फ्रांस के साथ, इस तरह के देशों के साथ जो सैन्य जो उपकरण हमने लिए हैं उसके कारण भारत का पलड़ा 19 नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ एक ज्योग्राफिकल भी कुछ बातें हैं कि जो सीमाएं हैं वो भारत की ओर से थोड़ा सा आसान है चढ़ना हिमालय पर, चीन की ओर से थोड़ा आना मुश्किल है क्योंकि एकदम ही वो ट्रेन जो है हिमालय के उस ओर एकदम खड़ा है, उत्तर की ओर है और वो एकदम खड़ा हिमाद्री का एरिया है। तो इन सारे चीजों को यदि मिला लें, साथ ही साथ जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले हमने बात किया कि कैसे धीरे धीरे अमेरिका भी घेराबंदी कर रहा है, तो पूरा का पूरा कंसंट्रेट अपने सैन्य शक्ति का भारत की ओर नहीं कर सकता है। और जहां ये विभाजित हुआ उसका सैन्य शक्ति, और भारत को जो ये अभी हाल का जो डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन है, इन सब चीजों को ध्यान दें तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मतलब चीन भारत को हरा देगा। भारत भी चीन को हरा सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन हाँ, जो आपने कहा कि परिणाम तो युद्ध के हमेशा तात्कालिक परिणाम तो घातक होते ही हैं जी। लेकिन हाँ, ये भी जरूरी है कि डर के ना रहें जी। मुझे लगता है कि नीति ये होनी चाहिए कि जो अपने कमजोर सहयोगी हैं, कमजोर जो हमारे देश हैं आसपास में, उसके प्रति भारत ज्यादा संवेदनशील हो। नेपाल की ओर संवेदनशील हो, पाकिस्तान की ओर संवेदनशील हो, श्रीलंका की ओर संवेदनशील हो, बांग्लादेश की ओर संवेदनशील हो। लेकिन चीन एक ऐसा प्रतिद्वंदी है जिसके जो यदि आंख दिखाए तो उसको आंख नहीं दिखाएंगे तो धीरे धीरे वो
अपना प्रभाव को फैलाता जाएगा, जो कि इतिहास बता रहा है जी कि वो अब यदि हम देखें कि तिब्बत हो, चाहे सिंगजियांग प्रोविंस हो, या फिर यूनान हो, जो भारत से लगा हुआ तीनों है, या इनर मंगोलिया है, ये सारे के सारे राज्य चीन ने अपने विस्तारवादी नीति के कारण विस्तार किया है। जी तो हम जो है एकदम चुप नहीं रह सकते हैं। भारत कभी भी इस तरह का विस्तारवादी नीति नहीं रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमारे जमीन पे कंट्रोल करें और हम उसको रेस्पॉन्स न दें। रेस्पॉन्स तो देना ही चाहिए, अदरवाइज वो फिर उसको फॉर ग्रांटेड लेगा और धीरे धीरे उसको वो बढ़ाते जाएगा। लेकिन हाँ, ये एक उसका ये देखने का आकलन करने की जरूरत तो है ही। जी भारत की चीन पर निर्भरता खत्म करने के लिए भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनना होगा। इसके लिए ग्राउंड लेवल पे क्या करना चाहिए? ग्राउंड लेवल पे जैसा मैंने कहा कि सबसे जो मुझे लगता है जिसमें हम पीछे जा रहे हैं और जिस पर ध्यान देने की जरूरत है, ये एकदम ही अलग चीज है जी जो जनरली विश्लेषक नहीं बहुत ज्यादा बात इस पर कर रहे हैं, और वो है मानव संसाधन का विकास। जी क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि चीन उस क्षेत्र में भी हमें चुनौती दे रहा है जो हमारा एरिया माना जाता था कभी। जी तो मानव संसाधन पे, शिक्षा पे, तकनीकी पर और ढंग से रिसर्च पे, इस पे जोर दिए जाने की जरूरत। पहली तो आवश्यकता ये है भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब में करने की। दूसरा, जैसा मैंने कहा कि कच्चे माल के लिए और कई ऐसा चीज है जिसका हम लोग मैन्युफैक्चरिंग हब है, या फिर जहाँ पर हम कटिंग एज हैं, लेकिन वो उसके लिए कच्चे माल हम दूसरे देशों से लेते हैं। तो कच्चे माल के लिए विदेशी विकल्पों का, दूसरे चीन के अलावा माइनस चीन कोई और विकल्प को तलाश करने की जरूरत है। तीसरा चीज है कि हमें इस पर एग्रीकल्चर से लिंक करने की जरूरत है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें ये देखने की जरूरत है कि भारत जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ पर कि अभी भी 50 से 60% के बीच लोग जो है कृषि पर निर्भर करता है। जी तो मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है वो आईसीटी और ये सब जो है ट्रेडिशनल हमारा है, उसको तो लेके चले ही, दवाई ये सब तो है ही, लेकिन साथ ही साथ हमें एग्रीकल्चर के साथ हमारे इंडस्ट्री को जोड़ने की जरूरत है। जी और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे मैन्युफैक्चरिंग हेड। और उसके बाद जो पॉलिसीज में हमें करने की जरूरत है, चेंजेस करने की जरूरत है, जिससे ज्यादा क्लियर रूप से अभी भी हमें लगता है कि भारत में जो सुधार हैं वो कई जगह पर नहीं हुए हैं। तो ये करने की जरूरत है, यानी मल्टी प्रॉन्ज जब स्ट्रेटजी हम अपनाएंगे तभी ये हो पाएगा। जी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच बहुत अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली है, लेकिन एलएसी पर टेंशन अभी तक कम नहीं हुई है। इसको आप कैसे देखते हैं? बेसिकली जैसा मैंने पहले कहा कि आप कभी कि चीनियों के जो है राष्ट्राध्यक्षों के आप चेहरों पर ध्यान देंगे तो एक भाव शून्य होता है। जी हाथ मिला रहे होंगे लेकिन दिमाग कहीं और काम करते रहता है। जी तो जो हम फेस वैल्यू देख रहे हैं कि हाथ मिला रहे हैं, या फिर वो जो है समुद्र के तट पर बैठे हुए हैं, या फिर आप जो है ताजमहल की ओर फोटो खिंचा लेने से, ये कोई बहुत बड़ा कोई मित्रता नहीं कहा जा सकता है। ये चीन का हमेशा रहा है आदत कि वो कथनी और करनी में बहुत फर्क रहा है। जी और इसलिए मुझे लगता है कि ये एलएसी पर नहीं कंट्रोल होना वो कोई बहुत बड़ा कोई उससे रिलेशन नहीं है, क्योंकि चीन कभी भी उस तरह के इससे काम नहीं करता है। उसका अपना स्ट्रेटजिक है। जैसा मैंने कहा, पहला तो इमीडिएट स्ट्रेटजी ये है कि जो कोविड है, जिससे पूरे दुनिया में चीन वायरस के रूप में आप देख सकते हैं कि चीन का एक बदनामी भी हुआ है, पूरे दुनिया उसे शंका की दृष्टि से देख रहा है, तो उससे ध्यान भटकाना भी एक है। साथ ही साथ वो जो उसका क्लेम है अभी हाल में, तो जैसे भारत वहां से रोड बनाया है, तो जिससे कि चीन के जो सीपेक है उस पर कंट्रोल कर पाए, तो उसको उसके लिए रेस्पॉन्स करना, या फिर जिसको कहें कि हम डराना भारत को, तो उसकी अपनी एक रणनीतिक एस्पेक्ट है उसका, तो इसीलिए उसको वो कर रहा है। तो इसीलिए हम कभी भी चीन के, इसीलिए मैंने कहा कि चीन जो एक ऐसा देश है जिस पर कभी भी विश्वास अभी को जो रहा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड उसको देखते हुए नहीं किया जा सकता। इसलिए फेस वैल्यू पे हम न जाए कि मित्रता है, वो मित्रता दिखावे की मित्रता है। चीन कभी भी उस से काम नहीं करता है। अब एक अंतिम सवाल, भारत और चीन का दोस्त हो सकते हैं? ये तो बहुत ही विशफुल थिंकिंग है। अभी जैसा मैंने कहा कि अभी का जो सिनेरियो है उसको देखते हुए
मुश्किल लग रहा है। एक तो है कि एक काल्पनिक असेसमेंट है और वो कोई भी दो देश हो सकता है। जैसा हम कहते हैं कि कभी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कोई परमानेंट दोस्त और परमानेंट एनिमी नहीं होता है, केवल राष्ट्रीय हित होता है, वही परमानेंट होता है। तो राष्ट्रीय हित का जहाँ पर कन्वर्जेंस होगा तो दोस्त हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं, और हो भी जाना चाहिए। क्योंकि अभी हम देखें तो विश्व का जो है अर्थव्यवस्था की धुरी जो है वो झुक गई है एशिया की ओर और एशिया पैसिफिक की ओर, इंडो पैसिफिक की ओर। और उसमें जो है इंडिया और चीन दो बहुत बड़े देश हैं, दोनों का बहुत बड़ा मार्केट है, दोनों का आर्थिक रूप से बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं जी और दोनों कम्प्लीमेंट्री भी है जी। लेकिन दिक्कत ये है कि चीन का जो उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट अपने आप को वो लगता है, उसको लगता है कि हम डोमिनेट करके रहे वर्ल्ड को, जिसको बोलते हैं कि हम दादा का बने विश्व का, और पर्टिकुलरली एशिया का तो बने ही, विश्व का नहीं भी बने थे। क्योंकि तो इसलिए रियलिस्टिक सेंस में अभी मतलब निकट भविष्य में मुझे बहुत आशावादी नहीं वादिता मुझे नहीं लग रहा है जी। क्योंकि वो चीन का एकदम ही डायरेक्ट, जैसे कहता है ना कि कोई जब हाथी बढ़ने लगता है तो आसपास के दीवार को तोड़ता है जी। वही वो दीवार में वो एक हाथी है जो छोटे से रूम में बंद है और वो अपने दीवार को धीरे धीरे फैला रहा है जी। तो एक तो समुद्र की ओर अपने दीवार को फैला रहा है और दूसरा जो है भारत की ओर वो कोशिश कर रहा है कि इसको तोड़े। तो ये जो है ये एक बहुत ही, इसलिए मैं बहुत आशावादी नहीं हूँ। हालांकि एक चीज है जो कि दोनों को पास ला सकता है और वो है दोनों देशों के जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या फिर जो जिनका बिजनेस इंटरेस्ट है दोनों देशों में, वो जरूर चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच अच्छी बने जी। लेकिन जिस तरह का, जैसा मैंने कहा कि व्यवहार चीन का रहा है या फिर अनिश्चितता रहा है जी, मतलब एकदम ही बहुत स्मूथ तो दोस्त नहीं लग रहा है मुझे जी। ओके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। और उम्मीद है कि इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद आपको भारत और चीन की से जुड़ी काफी हद तक जवाब मिल गया होगा। भारत जो कि वसुदैव कुटुंबकम में विश्वास रखने वाला देश है, भारत जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, लेकिन आज के परिस्थितियों में भारत को अपनी संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हथियार भी उठाने पड़ सकते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि।